इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं, औद्योगिक निवेश और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आगामी दिशा पर चर्चा हुई। आपको बताते चले कि बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अपनी ओर से अपने विचारों को साझा किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश पूरे राष्ट्र में विकसित राज्य की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और औद्योगिक निवेश के लिए भी पहला पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। जहां बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। के आकांक्षा के अनुरूप उस दिशा में हम सब आज चर्चा करने वाले हैं और प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही साथ प्रदेश के आम जनमानस का आत्मविश्वास बढ़ा है। आज प्रदेश पूरे राष्ट्र के पैमाने पर चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लाइन ऑर्डर हो, औद्योगिक निवेश के मामले में भी प्रथम डेस्टिनेशन औद्योगिक घरानों के लिए साबित। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सपूतों को सम्मान और गर्व के लिए याद किया जा रहा है। आपको बताते चले कि शहीद स्मारक पर सेवानिवृत्त सैनिकों के द्वारा पहुंचकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जहां उनके बलिदान को नमन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर नगर में शौर्य रैली भी निकाली गई, जिसमें कि देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। तो बताते चले कि रैली के माध्यम से शहीद जवानों की वीरता और बलिदान को भी याद किया गया। जहां कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों ने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध की यादों को साझा किया और अपने साथियों के बलिदान को याद करते हुए कई पूर्व सैनिकों की आंखें भी नम हो गई। जहां आपको बताते चले कि विजय दिवस पर वीर सपूतों को नमन किया गया। वार्ड नंबर 19 सुभाष नगर का रहने वाला हूँ और 1971 मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है। 4 दिसंबर को मुझे गाजीपुर में 2 गोली लगी थी। एक मेरे दाहिने हाथ में गोली लगी थी और दाहिने जांघ पे एक हैंड ग्रेनेड लगा था। कैसा लगा जब ये दिन घोषित हुआ कि अब जीत गया है? उस समय तो मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन जब हमें पता चला कि पाकिस्तान ने सिलेंडर कर दिया है, वो भी हमारे यूनिटी था वहाँ पे सिलेंडर करवाने वाले 45 गोरखा राइफल्स, हमें बहुत खुशी हुई। गीतों के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माओ सीधी बेटी और बहनों दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जालौन से है, जहां जालौन के जिले की गल्ला मंडी में किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताते चले कि दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी से अधिकारियों और आड़तियों की मनमानी की शिकायत दर्ज की और जहां ज्वार खरीद का लक्ष्य पूरा होने के चलते मंडी में ज्वार की खरीद पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं यह भी जानकारी देते चले कि पिछले 15 दिनों से गल्ला मंडी में खड़े किसान और ज्वार लदे ट्रैक्टर किसान हलकान हैं, जहां किसानों ने डीएम से तुलाई ना होने और उचित विक्रय रेट ना मिलने की लिखित शिकायत की है। तो वहीं आपको बताते चले कि किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निस्तारण का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया।
अब खबर मेरठ से है, जहां हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना को लेकर वकीलों ने बुधवार को भी 17 दिसंबर को मेरठ बंद का आह्वान किया है। जहां आपको बताते चले कि शहर भर में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जहां अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि न्याय में देरी और साथ ही साथ कल से 8 मोबाइल गाड़ियां और 35 मुख्य जगहों पर वकील बंद सुनिश्चित करेंगे। जहां वकीलों का कहना है कि 40 सालों से यह मांग पूरी नहीं हुई है और जन आंदोलन बेहद ही जरूरी होता जा रहा है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की लड़ाई पिछले 50 वर्षों से चल रही है और ये मांग नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की आवश्यकता है। वो आवश्यकता पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 50 साल लगा दिए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता इस अन्याय को और सहने नहीं जा रही है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद का आयोजन 17/12/2025 में किया जा रहा है और लगभग 1000 से ज़्यादा संस्थाएं हमें समर्थन दे चुकी हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया है। कल ओपीडी बंद रहेंगी, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, ई रिक्शा यूनियन ने समर्थन दिया है, ई रिक्शा यूनियन बंद रहेंगी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बंद रहेंगे। हर वर्ग समर्थन दे रहा है और कंप्लीट बंद रहेगा। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। 50 साल हो गए इस लड़ाई। ये बंद सिर्फ मेरठ में रहेगा, ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बंद रहेगा। अगर बेंच मिल जाती तो आज हम यहाँ क्यों बैठते, आप लोग क्यों होते। और देखिए, हम लोग ये आश्वस्त हैं कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि ये जनता की मांग है और मांग नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता है। और इस पर अब केंद्र सरकार को अवश्य ही निर्णायक निर्णय लेना पड़ेगा और एक सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बात पे कोई विवाद नहीं है। आप कहीं भी बेंच दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, हमें कोई आपस में इस बारे में कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। लेकिन ये जनता की अब ये एक ऐसी आवश्यकता है कि अब वो समय आ गया है कि ये इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी परेशानी आम जनता को हो रही है, सस्ता सुलभ न्याय का नारा दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उत्पीड़न में कहूँगा जनता का हो रहा है, हम लोग अधिवक्ता तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बेचारा वो है वादकारी है, वो इतनी परेशानी का सामना कर रहा है। और मैं समझता हूं कि अब वो समय आ गया है कि अब एक सकारात्मक हमको केंद्र सरकार का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, हम इसके लिए आश्वस्त हैं। अब खबर सीतापुर से है, जहां जिला अधिकारी राजा गणित आर ने आज स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का जमीनी हकीकत परखने के लिए औचक निरीक्षण किया। जहां आपको बताते चले कि डीएम ने पहले सांडा और सकरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और उसके बाद प्राथमिक विद्यालय टेडवा कला पहुंचकर भी व्यवस्थाओं की जांच उनकी ओर से की गई। बताते चलें कि करीब 45 मिनट तक चले इस निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और के बीच पूरे तरीके से हड़कंप की स्थिति देखने को भी, और जहां प्राथमिक विद्यालय का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। खबर सीतापुर से ही है, जहां जनपद के बिस्वा बड़े चौराहे पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एसडीएम की मौजूदगी में बाबा का बुलडोजर गर्जा और दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। बताते चले कि इस दौरान नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी हटाकर नगर पालिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जहां अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और नगर पालिका की टीमें भी मौजूद रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब खबर पीलीभीत से है, जहां जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ट्रांस शारदा क्षेत्र स्थित ग्राम सिद्धनगर में 31 वर्षीय भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार भारती का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा और जैसे ही सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है, तो वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था।
तो वहीं पार्थिव शरीर के पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण रिश्तेदार और क्षेत्रवासी अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए और जहां लोगों ने भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे के नारों के साथ अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद पूरे सैन्य सम्मान और शोक के माहौल में अंतिम यात्रा को निकाला गया। अब आप लोग जोर से नारा लगाइए अब खबर कन्नौज से है, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि तिवरा रोड पर लगी प्रदर्शनी में एक युवक पर दबंगों ने बेरहमी से हमला कर दिया। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और जहां आपको बता दें कि युवकों ने गाली गलौज करते हुए बेल्ट लात घूंसों से युवक पर हमला किया और जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं यह घटना गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के तिवरा रोड पर लगी प्रदर्शनी की बताई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि वीडियो लगभग 3 दिन पुराना है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर आगरा हाईवे पर घने कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कार और मैजिक वाहन की आमने सामने जोरदार जबरदस्त टक्कर हो गई और जिसमें कि 6 लोग मौके पर ही घायल हो गए। आपको बताते चलें कि हादसे की सूचना मिलते ही कुंदर की पुलिस मौके पर पहुंची और जहां सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बताते चलें कि ये हादसा मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा हाईवे पर हुआ। जानकारी के अनुसार सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम थी और घने कोहरे के चलते यह बड़ा हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां चुनार स्थित सरकारी काशीराम आवास में पिछले 12 वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों को हाल ही में 24 घंटे के भीतर आवास को खाली करने के आदेश दिए गए थे। जहां बता दें कि ठंड के मौसम में बेघर होने की आशंका को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां धरना देकर आवास में रहने की मांग की गई। तो वहीं फरियादों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि ठंड खत्म होने तक उन्हें परेशान न किया जाए। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने सभी की बातों को सुनते हुए राहत दी है और कहा है कि फिलहाल कोई भी बेदखली नहीं होगी। जांच के बाद पात्र लोगों को आवास दिया जाएगा और जहां जिलाधिकारी के इस फैसले की फरियादियों ने सराहना की है। जहां आपको बता दें कि चुनार काशीराम आवास में बेदखली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चुनार में काशीराम आवास है, उस पर अवैध कब्जे की शिकायतें काफी समय से आ रही है। कई वर्षों से कुछ लोग उसमें अनाधिकृत रूप से आवासित हैं। उसमें कुछ स्थानीय हैं और कुछ बाहरी लोग भी हैं। उसके संबंध में अजीत है डिप्टी कलेक्टर जो पीओ डूडा का कार्य देख रहे हैं, उनके द्वारा भी मौके पर जांच की गई है। उनको रिक्त कराने के लिए उनको नोटिस दिया गया है, उनको समय दिया गया है। तो आज उनमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने सर्दी का सीजन देखते हुए कुछ समय के लिए उन्होंने अनुरोध किया था कि उनको कुछ समय दे दिया जाए। तो एक उनके लिए एक रीजनेबल एक समुचित समय देते हुए फिर आगे की कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। किस लिए आई है? सर जी हम लोग चुनार से आए हैं, कांसीराम आवास में रह रहे हैं दुर्गा जी, और वहाँ से आए हैं। हम लोग के जैसे वहाँ से निकाल दे जा रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ आप लोग। अच्छा, आप कितने दिनों से रह रही हैं? हम लोग वहाँ से 10-15 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो अलॉटमेंट आपको हुआ या किसी और को? नहीं सर जी, हम लोग को अलॉटमेंट नहीं हुआ। हम लोग लेकर आए थे डूडा ऑफिस, कागज जमा के, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग रोड पर रहने वाले हैं, हम लोगों को कहीं जगह नहीं है, नहीं घर नहीं है। हम लोग बच्चे लेकर बेघर थे, झगुआ फरसा कर रहे थे, इसलिए जब खाली पाए तो हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। आप रहने वाली कहाँ की? हम चुनार के हैं सर जी। अच्छा, चुनार में आपका जमीन नहीं है? नहीं सर जी, नहीं है हम लोग का चुनार। आप क्या चाहती है? हम चाहते हैं सर जी कि हम लोग के नाम से ये घर हम लोग को मिले। कि हम लोगों को हफ्ते 10 दिन से वहाँ बहुत परेशान किया जा रहा है। इतना तक वहाँ तक एसडीएम जी पहुँच गए, जबरदस्ती हटा रहे हैं। जाड़े का सीजन तो है ही है सर, छोटे बच्चे हैं। ये प्रधानमंत्री 3-4 लाख का आवास दे रहे हैं गरीबों को, एक आवास बना उसमें सब लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही प्रार्थना
जिलाधिकारी से कि हम लोग बताइए जाड़े में या किसी भी जगह जिसके पास एकदम रहने का जगह नहीं है वो आदमी वो पास कहाँ जाएगा। कहाँ रह रहे हैं इस समय? इस वक्त हम लोग उसी कांसीराम आवास में रह रहे हैं सर। अच्छा, ये काशीराम आवास में कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग शायद 10-12 साल से रह रहे हैं सर। अब वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ दिक्कत है कि वो लोग जबरदस्ती आकर के खाली करवा रहे हैं। कौन खाली करा रहे हैं? वो मतलब नगर पालिका है और लोग लगते हैं, प्रशासन लगता है सर। इतना तक कि हम कल तो देखे नहीं लेकिन सुने कि एसडीएम साहब भी वहाँ आए थे। एसडीएम साहब? हाँ, कि खाली कर दीजिए और नहीं तो आज 10-12 20-22 महिलाएं पुलिस आने वाली है, सबको जबरदस्ती निकाल कर। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहां पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 शातिर साइबर ठगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जहां गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, नकदी और बैंक खातों से जुड़ी पूरे किट को बरामद किया है। जहां पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में भी तेजी कर दी गई है। अकाउंट खुलवाने के अपराध में लिप्त 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक के हर्ष गुप्ता है जो जनपद गोरखपुर का रहने वाला है, दूसरा अनुराग गुप्ता है जो जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। ये लोगों को विश्वास में लेकर अकाउंट खुलवाते थे। उस अकाउंट की पासबुक, एटीएम, चेक, लिंक मोबाइल सिम कार्ड कुरियर के माध्यम से कॉल सेंटर पर भेज देते थे। जो कॉल सेंटर चल रहे थे गुड़गांव, गोवा, कोलकाता, ग्वालियर में ये कॉल सेंटर ऑपरेट किए जा रहे हैं। वहाँ की टीम से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उस पर भी गहनता से कार्रवाई की जाएगी। इनसे जो बरामदगी हुई है वो 2 अदद मोबाइल हैं, 71 अदद चैट PDF है और 80 सिम कार्ड है। 76 म्यूल अकाउंट के विवरण इनके पास से मिले हैं। नहीं, अभी तक की पूछताछ में तो इस तरह का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें कि किसी का इस तरह से इन्होंने उत्पीड़न किया हो। लेकिन म्यूल अकाउंट खुलवाने और साइबर फ्रॉड में लिप्त रहने के इनके पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं इनके विरुद्ध, और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार की सुबह वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित राधा केली कुंज पहुंचे, और जहां आपको बता दें कि उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया, और जहां संत ने कोहली को लाइन में ही है, हम वहीं पहुंच जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सरकारी अस्पतालों में अब बायोमेट्रिक का हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, CHC, PHC सहित सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अब कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज होगी, और जहां महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के आदेश के अनुसार बिना बायोमेट्रिक की उपस्थिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सैलरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। और यह कदम स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और समय पर उपस्थित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो वहीं सरकारी अस्पतालों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी पूरे तरीके से अनिवार्य कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके AQI ने लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों पर ही गंभीर असर डालना शुरू कर दिया है। जहां सांस संबंधित बीमारियां, आंखों में जलन, एलर्जी और बुजुर्गों की बिगड़ती सेहत के बीच अब लोग राहत की तलाश में पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। और जहां सरोवर नगरी, नैनीताल, भीमताल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और जहां दिल्ली में बढ़ते AQI से अब पहाड़ों की ओर लगातार लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बस्ती जिले से है, जहां पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में अंतर्गत हरदिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया और जिसमें अब तक 4 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है। और जहां हादसा यात्रियों से भरी बस और ट्रक के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर के कारण हुआ, तो वहीं दुर्घटना में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनमें से 3 के हालात बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। उन्हें गोरखपुर मेडिकल के कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बताते चले कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सहित अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया। और जहां स्थानीय लोगों ने भी जीत पुकार सुनकर घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया गया। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों को लेकर अजमेर की ओर जा रही थी। अब खबर हमीरपुर से है, जहां मुस्कुरा थाना क्षेत्र इलाके में लीलावती पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार स्कूली वैन पूरे तरीके से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और इस हादसे में वैन सवार 3 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनका इलाज जारी है, तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्कूली वैन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैन की गति तेज होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और वैन पलट गई। अब खबर एटा से है, जहां थाना मरहरा क्षेत्र में स्थित त्रिलोकपुर बंबा में एक अज्ञात युवक का शव पानी में बहता मिला। बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जहां पुलिस ने शव को बंबा से बाहर निकालकर कब्जे में लिया और आगे की जांच पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह किस क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बताते चले कि अज्ञात युवक का शव मिलने से जहां एटा क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं बताते चले कि किन कारणों के चलते इस युवक का शव है और हत्या है, आत्महत्या है, ये सभी पहलू जो है वो अभी भी असमंजस की परिस्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि इस युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि आपको बताते चलें कि राहगीरों की मदद से जैसे ही बंबई के पानी में जो युवक का शव है वो तैरता हुआ दिखा, तो लोगों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई और जिसके बाद पुलिस बल जो है पूरे तरीके से मौके पर पहुंचा और जहां शव को कब्जे में लेकर पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया। हालांकि आपको बताते चले कि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है और ना ही अभी तक यह पता चल सका है कि आखिर युवक कहां का रहने वाला बताया जा रहा है। तो पूरी खबर एटा की बताई जा रही है, जहां पुलिस की ओर से अज्ञात के मद्देनजर इस मामले को दर्ज करते हुए जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है और वहीं आपको बता दें कि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो एटा से यह खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि अज्ञात का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और जहां राहगीरों की मदद से ही पुलिस की ओर को इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित एक महत्वपूर्ण मिलन समारोह में लोकजन विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़ी बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता को ग्रहण किया है। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आए नेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम को विशेष महत्व भी प्रदान किया गया, जहां सम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्य भी मौजूद रहे। जहां आपको बता दें चले कि राष्ट्रीय वरिष्ठ अध्यक्ष के साथ साथ मुख्य प्रवक्ता उपस्थित रहे और उनके साथ साथ सदस्यता ग्रहण करने वाले भी प्रमुख नेताओं में पृथ्वीराज यादव, SK मिश्रा, हर प्रकाश के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और इसके अतिरिक्त नवीन सिंह प्रवक्ता एवं जलसुराज अनिल तनवर, उनके साथ साथ तमाम लोग इस मौके पर मौजूद रहे। जब हमला की बात करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर तो पूरे राजनीतिक जीवन में इतना हमला हुआ है, इतना घाव है कि अब छोटा मोटा घाव से दर्द भी नहीं होता है। तो इसलिए उन चीजों को हम स्वाभाविक मानते हैं। फिर भी आपसे आग्रह है कि इस विषय को उस रूप में मत मोड़ने की कोशिश कीजिएगा। निर्णय इनका है वहां से छोड़ने का और फिर हम लोग के साथ आए हैं तो गठबंधन को मजबूती मिलेगी
और हमारी पार्टी को विशेष रूप से मजबूती मिलेगी। और इनके साथ और भी जो लोग हैं, सब लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। दिल्ली में भी सब लोगों की भूमिका पहले भी रही है, काफ़ी दिनों से रही है, और दिल्ली से बाहर दूसरे प्रदेशों में भी। तो बिहार से बाहर अभी भी कई प्रांत में हमारी पार्टी की यूनिट है, लेकिन इन सब लोगों के आने से और ज़्यादा ही मजबूती से देश के अन्य राज्यों में पार्टी को हम विस्तार दे पाएंगे। तो इन लोगों से के आने से इस तरह का लाभ दल को मिलेगा, और धीरे धीरे बिहार से बाहर, बिहार में तो एक मजबूत आप सब लोगों के सहयोग। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।